नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नेक्सस एकेडमी में। आज की क्लास में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में हम क्वेश्चन 101 से क्वेश्चन नंबर 150, 101 नंबर से 150 नंबर तक के क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ओके, जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, ओके, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो उन एग्जाम्स के लिए ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप 2026 की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ओके, इसके पहले के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक के जो पहले की क्लास कंडक्ट कराई गई है, क्लास नंबर 4 तक के, उसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है और क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आज के सेशन का क्वेश्चन 1 है, देखते हैं। और क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 101। क्या है क्वेश्चन? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. कपाड़िया। ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बुक जो है के.एम. कपाड़िया ने लिखी है। ओके, इसमें क्या होता है? डिटेल्ड हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है ऑफ द हिंदू मैरिज एंड फैमिली सिस्टम। हिंदू मैरिज एंड फैमिली सिस्टम का डिटेल्ड एनालिसिस है। ओके, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल तरीके से। एंड ये मास्टर की तरह सर्व करती है अगर हमें स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन ऑफ किनशिप, इंडियन किनशिप का हमें अगर स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन देखना है, उसे समझना है, तो हम के.एम. कपाड़िया की जो बुक है द मैरिज एंड फैमिली एंड किनशिप से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस क्लास का है। ओके, जो कि 102 नंबर का क्वेश्चन है। हु रॉट द बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो बुक है, जो पुस्तक है, किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके सामने पी.एच. प्रभु, जी.एस. खुरिये, इरावती कार्वे, राधा कमल मुखर्जी। ओके, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? यस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पी.एच. प्रभु। ठीक है, पी.एच. प्रभु वर्क हाईलाइट द साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। ठीक है, जो पी.एच. प्रभु का वर्क है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बताता है हमें साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बताता है हिंदू सोसाइटी का। ठीक है, ऑफरिंग एन इन डेप्थ सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ कोर इंस्टीट्यूशन लाइक आश्रम स्टेज, पुरुषार्थ स्टेज एंड द वर्ण सिस्टम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू इरावती कार्वे, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम? इरावती कार्वे के अनुसार दक्षिण भारतीय नातेदारी किनशिप व्यवस्था की मुख्य विशेषता हमें बताना है। ठीक है, साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम की मेन फीचर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है विलेज एक्सोगेमी, क्रॉस कजन मैरिज, रिजिडिटी ऑफ ओथ, absence ऑफ पेट्रियार्कल lineage। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस कजन मैरिज। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है, बट जो साउथ इंडिया में हम देखते हैं, इरावती कार्वे बताती है कि यहाँ पे क्रॉस कजन मैरिज जो है इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन फीचर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पे है। हु इज द ऑथर ऑफ
किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी रचना है? बताइए, बहुत ही फेमस यहाँ पे बुक है और इनके ऑथर कौन है? ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा इरावती कार्वे, ऑप्शन बी। ठीक है, दिस बुक इज वाइडली कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर कंपैरेटिव सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम अक्रॉस डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक जोन। ठीक है, जो इरावती कार्वे है उन्होंने किनशिप सिस्टम को स्टडी करा था और उन्होंने नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और सेंटर में यहाँ पे किनशिप सिस्टम को स्टडी किया है। ठीक है, इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 105, द जजमानी सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सोगेमी। जो जजमानी प्रणाली हम देखते हैं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? हमें बताना है कि जजमानी सिस्टम किस टाइप की इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, मॉनेटरी इकोनॉमी, बार्टर इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? जजमानी सिस्टम किससे रिलेटेड है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, जजमानी सिस्टम क्या होता है? एक ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक सेटअप है, ठीक है, इंडियन विलेजेस में, जो कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कास्ट बेस्ड सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि ग्रेन के लिए यहाँ पे एक्सचेंज होता है। यहाँ पे कैश का एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी जो प्रोडक्ट है, वस्तु का एक्सचेंज होता है, जिसे कि बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का, भारत में संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली का मुख्य लक्षण बताना है हमें। ओके, भारत में संयुक्त परिवार का जो जॉइंट फैमिली का फीचर हमें यहाँ पे बताना है। ओके, जॉइंट फैमिली का। ओके, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? केवल एक पीढ़ी का साथ रहना, सामान्य रसोई, संपत्ति और पूजा। ऑप्शन सी है अलग अलग घरों में रहना और ऑप्शन डी है केवल आर्थिक सहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है कॉमन किचन, प्रॉपर्टी एंड वर्शिप। ओके, सोशियोलॉजिकली क्या होता है कि आइडियल जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि 3 और मोर जनरेशंस लिविंग अंडर वन रूफ, 3 या उससे ज्यादा जनरेशन जो होते हैं एक ही छत के नीचे रहते हैं और उनका जो है कॉमन हर्थ मतलब कॉमन किचन होता है। होल्डिंग जॉइंट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जॉइंट ऑनरशिप होती है एंड पार्टिसिपेटिंग कलेक्टिवली इन फैमिली वर्शिप। ठीक है, फैमिली वर्शिप जो फैमिली पूजा पाठ होती है और त्योहार होते हैं उसमें जॉइंटली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट फैमिली का यहाँ पे विशेषता हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे है, सोशियोलॉजिकली व्हाट इज अ मुस्लिम मैरिज कंसिडर टू बी। ठीक है, मुस्लिम विवाह को समाजशास्त्रीय रूप से क्या माना जाता है? ठीक है, हमें बताना है कि समाजशास्त्रीय रूप से मुस्लिम मैरिज को क्या माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मुस्लिम मैरिज जो होती है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अनलाइक अ हिंदू सोसाइटी में हम इसे एक बहुत ही धार्मिक रूप से देखते हैं, एक सेक्रामेंट की तरह देखते हैं, बट इस्लामिक मैरिज जो हम मुस्लिम मैरिज में जिसे निकाह भी कहते हैं, हम मैरिज को कैसे देखते हैं? सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हैं। ठीक है, इट इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड क्लियर म्यूचुअल कॉन्सेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लियर म्यूचुअल कॉन्सेंट होना चाहिए। ओके, फ्रॉम बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की तरफ से कॉन्सेंट होना चाहिए एंड गारंटीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द ब्राइड थ्रो मेहर। ठीक है, डॉवर मेहर बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ब्राइड होती है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। ओके, तो जो मुस्लिम मैरिज होती है एक प्रकार का सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे है, विलेज इंडिया पुस्तक का संपादन किसने किया है? ठीक है, विलेज इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विलेज इंडिया? ठीक है, विलेज इंडिया का यहाँ पे हमें ऑथर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है मैकिन मैरियट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रेडफील्ड,
ऑप्शन सी है MN श्रीनिवास एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे SC दुबे। तो विलेज इंडिया रिलेटेड है यहाँ पे, आंसर हो जाएगा मैकिम मैरियट। ठीक है, मैकिम मैरियट ने जो बुक विलेज इंडिया स्टडीज इन लिटिल कम्युनिटी करके इनकी बुक है, पब्लिश हुई थी 1955 में। ओके, इसमें क्या होता है कि ये स्टडी करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। ओके, विलेज इंडिया किसकी बुक है? मैकिम मैरियट की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पे है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे पूछा है लघु परंपरा और महान परंपरा की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में किसने बताया है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ओके, रॉबर्ट रेडफील्ड ने सबसे पहले लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में बताया था। ओके, originating from his study of Mexican communities, Redfield defined the little tradition as the unlettered localized folk practices. Okay, little tradition क्या होता है? जो local folk practices होती है, लोक कला होती है। ठीक है, peasants वगैरह जो हमारे जो peasant society है, उनकी जो localized folk practices को little tradition कहा है। और great tradition क्या होते हैं? great tradition जो होते हैं वो elite का होता है। ठीक है, जो अपर क्लास का ट्रेडिशन होता है उसे उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू मैकिम मैरियट व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसने दिया है? मैकिम मैरियट ने दिया है। तो हमसे पूछा है कि सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन क्या है? मैकिम मैरियट के अनुसार सार्वभौमिकरण क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लिटिल ट्रेडिशन टू ग्रेट ट्रेडिशन, स्प्रेड ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन एट लोकल लेवल, ग्रेट ट्रेडिशन का लोकल लेवल की तरफ जाना। और ऑप्शन सी है अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना, पश्चिमी संस्कृति को अपनाना। ऑप्शन डी है यहाँ पे राइज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, धार्मिक कट्टरता को बढ़ाना। तो यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन टू ग्रेट ट्रेडिशन। इसमें क्या होता है कि जो लघु परंपरा के तत्व है उनका महान परंपरा की ओर उठना ही कहलाता है यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है कि जो लिटिल ट्रेडिशन होता है वो यहाँ पे ग्रेट ट्रेडिशन की ओर जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सलाइजेशन कहेंगे। किसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? ये मैकिम मैरियट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पे है, द प्रोसेस ऑफ पैराक्लाइजेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में। ठीक है, क्या पूछा था? यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पैराक्लाइजेशन। ठीक है, तो पैराक्लाइजेशन जो संकीर्णीकरण है, संकीर्णीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण से संबंधित है क्या? महान परंपरा के तत्वों का नीचे की ओर मुड़ना, मतलब जो ग्रेट ट्रेडिशन है, डाउनवर्ड डिवोल्यूशन ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन जो है उसका नीचे की तरफ मुड़ना। ऑप्शन सी है यहाँ पे संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, एंड ऑप्शन डी है वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, पश्चिमीकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डाउनवर्ड डिवोल्यूशन ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेट ट्रेडिशन होता है, ठीक है, महान परंपराएं क्या होती है? नीचे की तरफ मुड़ती है, स्थानीय लोकल लेवल पे यहाँ पे मुड़ती है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया है? यहाँ पे मैकिम मैरियट ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो यूनिवर्सलाइजेशन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है पैराक्लाइजेशन का। ठीक है, पैराक्लाइजेशन में क्या होता है? ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो नीचे की तरफ जाता है,
और यूनिवर्सलाइजेशन में क्या होता है कि जो लोकल ट्रेडिशन है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस सोशियोलॉजिकल बुक इंडियन विलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पे कि जो फेमस बुक है इंडियन विलेज, इनके ऑथर कौन है, ठीक है। समाजशास्त्री पुस्तक जो है इंडियन विलेज किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस.सी. दुबे, ठीक है। एस.सी. दुबे ने यहाँ पे जो बुक है इंडियन विलेज को लिखा है, ठीक है। ओके, तो एस.सी. दुबे ने किस टाइम पे ये बुक को पब्लिश किया था, 1955 में जो इंडियन विलेज बुक है वो पब्लिश करी थी एस.सी. दुबे ने। और उन्होंने यहाँ पे सामीर पेट जो विलेज है उसमें यहाँ पे ये बुक को पब्लिश किया था, ठीक है। ओके, कौन से विलेज में स्टडी करी थी, सामीर पेट विलेज में, ठीक है। ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इन द स्टडी ऑफ विच विलेज was the concept of dominant caste first used, ठीक है। प्रभु जाति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस गांव के अध्ययन में किया गया था, किस गांव के अध्ययन में। हमें अगर ये पता होगा कि डोमिनेंट कास्ट का अध्ययन किसने किया है, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। और एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव में, किस विलेज में अपना अध्ययन किया है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं आसानी से। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामपुरा, ठीक है। क्योंकि जो एम.एन. श्रीनिवास है उन्होंने इस विलेज में यहाँ पे अपना अध्ययन किया था, रामपुरा विलेज में, ठीक है। ओके, तो एम.एन. श्रीनिवास ने यहाँ पे कॉइन किया है कॉन्सेप्ट डोमिनेंट कास्ट का ड्यूरिंग हिज सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रामपुरा विलेज इन मैसूर कर्नाटका, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा विलेज मैसूर में यहाँ पे स्टडी करी है। तो डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, जो जिनका जो होता है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर रहती है डोमिनेंट कास्ट के पास, और हाई रिचुअल स्टेटस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक जो है इसकी रचना किसने की है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने जी.एस. घुरे, ऑप्शन बी है ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास एंड ऑप्शन डी है इरावती कर्वे, ठीक है। बताइए, कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। ये जो मेन की वर्ड है बुक का, हमें इससे पता चल जाएगा कि ये बुक के जो ऑथर है कौन है। सो इसका आंसर है यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है। कब पब्लिश हुई थी बुक, 1952 में यहाँ पे पब्लिश हुई है। ओके, एम.एन. श्रीनिवास की मोस्ट आइकॉनिक एंड फाउंडेशनल वर्क है, ठीक है। इट इज इन दिस एग्जैक्ट बुक दैट ही सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस, इसी बुक में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, संस्कृताइजेशन, ठीक है। संस्कृताइजेशन को कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ऑन द कास्ट सिस्टम होमो हायरार्कस, ठीक है। जाति व्यवस्था पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक होमो हायरार्कस के लेखक कौन है। होमो हायरार्कस के यहाँ पे हमें लेखक बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लुई ड्यूमो। लुई ड्यूमो जो है फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है और उन्होंने यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस किया है इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। इस जो बुक है होमो हायरार्कस, इस बुक में उन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस किया है कास्ट सिस्टम पे। ओके, यहीं पे वो कॉन्सेप्ट देते हैं प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का, ठीक है। शुद्धता और अशुद्धता का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लुई ड्यूमो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्राइब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति ट्राइब का मुख्य लक्षण नहीं है। ओके,
ट्राइब का लक्षण कौन सा नहीं है? स्पेसिफिक कॉमन टेरिटरी, स्पेसिफिक लैंग्वेज, एंडोगेमी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से क्या जो है ट्राइब का लक्षण नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्राइब्स जो होती है उसका एक विशिष्ट सामान्य क्षेत्र होता है ना? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्पेसिफिक लैंग्वेज, हर एक ट्राइब की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज भी होती है, तो ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा। एंड इसमें अंतर विवाह भी होता है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कि ट्राइब्स में जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, ट्राइब्स में कस्टमरी लॉ होते हैं, मौखिक कानून होते हैं, और लिखित संविधान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु कॉइन्ड द टर्म बैकवर्ड हिंदूज टू डिस्क्राइब इंडियन ट्राइब्स? भारतीय जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया है? बैकवर्ड हिंदूज का। ओके, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे जीएस कुरियन। ठीक है, जीएस कुरियन ने यहाँ पे ट्राइबल जो जनजाति समूह है उन्हें पिछड़े हिंदूज कहा है। ठीक है, जीएस कुरियन, गोविंद सदाशिव कुरियन है। ठीक है, उनका एक यह मानना था कि जो इंडियन ट्राइब्स है वो आइसोलेटेड नहीं है, बट वो इंटीग्रल पार्ट है मेन स्ट्रीम का। ठीक है, मेन स्ट्रीम जो मुख्य हिंदू समाज है उसी का पार्ट है। ठीक है, मुख्य हिंदू समाज का ही पार्ट है जनजातीय समूह, इसलिए उन्होंने कहा था कि जो जनजातीय समूह है वो पिछड़े हिंदू है। ठीक है, बैकवर्ड हिंदूज कहाँ है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पे है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर शेड्यूल्ड ट्राइब डिफाइंड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एसटीज को यहाँ पे डिफाइन किया है? ठीक है, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 46। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आर्टिकल 342। ओके, आर्टिकल 341 में यहाँ पे अनुसूचित जाति को डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे हमसे अनुसूचित जनजाति पूछा है, तो अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया है आर्टिकल 342 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पे है, हु सजेस्टेड द नेशनल पार्क पॉलिसी फॉर द ट्राइब्स? जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन की नीति का सुझाव किसने दिया है? ठीक है, राष्ट्रीय उपवन का जो है नेशनल पार्क की पॉलिसी के बारे में यहाँ पे किसने बताया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेरियर एल्विन। ओके, वेरियर एल्विन की जो बुक है द बैगा, ठीक है, द बैगा, उसमें वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं फॉर अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म। ठीक है, आइसोलेट करने की बात करते हैं यहाँ पे ट्राइब्स को, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन से, जो बाहरी एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, जो उनका कल्चरल डिग्रेडेशन हो रहा है उससे बचाने की बात करते हैं यहाँ पे बैरियर एल्विन, और उन्होंने यहाँ पे नेशनल पार्क की पॉलिसी के बारे में सजेस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 120, इन विच जोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया इज द भिल ट्राइब प्राइमरली फाउंड? भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ऑप्शन बी है साउथ इंडिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, एंड ऑप्शन डी है तटीय क्षेत्र, तटीय भारत या कोस्टल इंडिया। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जो भील ट्राइब है मेनली फाउंड हमें होती है, मेनली हमें मिलती है सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, जो भील कम्युनिटी है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का, और इसका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट में यहाँ पे पाया जाता है। जो हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये अरावली, विंध्या, सतपुरा माउंटेन रेंज पे हमको मिलती है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में
दिखाई देती है, ठीक है। या इस एरिया में अब हमको मेनली मिलती है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द टोडा ट्राइब प्राइमरली रिसाइड? टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में। और फेमस फॉर देयर डिस्टिंक्ट बफेलो कल्चर, ठीक है, बफेलो कल्चर के लिए यहाँ पे ये टोडा जनजाति जो है फेमस है। और ट्रेडिशनली नोन फॉर प्रैक्टिसिंग फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री के लिए यहाँ पे फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर का, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूथ डॉर्मेट्रीज इन ट्राइबल सोसाइटी? जनजातीय समाज में युवा गृह का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, यूथ डॉर्मेट्रीज के बारे में हमें बताना है कि इसका मेन कारण क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ओके, कार्य क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, केवल मनोरंजन, ऑप्शन बी है शिक्षा और समाजीकरण, ऑप्शन सी है विवाह का स्थान, ऑप्शन डी है राजनीतिक सभा पॉलिटिकल गैदरिंग। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा और समाजीकरण, ठीक है, एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका कोर फंक्शन है यहाँ पे जो यूथ डॉर्मेट्री होती है वो सर्व करती है असेंशियल एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर के रूप में, ठीक है। जो ट्राइबल यूथ है, ट्राइबल युवा है, उन लोगों के लिए कल्चरल सेंटर के रूप में काम करती है। ओके, यहाँ पे कल्चरल सेंटर के रूप में काम करती है ट्राइबल डॉर्मेट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ पे है, What exactly is the घोटुल prevalent in गोंड ट्राइब? ठीक है, जो घोटुल है गोंड जनजाति में, घोटुल का वास्तव में क्या है? ठीक है, मतलब यहाँ पूछा है कि जो घोटुल है वो क्या है। तो ऑप्शन है अ टाइप ऑफ मैरिज, एक प्रकार का विवाह है, एक युवा गृह है, यूथ डॉर्मेट्री, और रिलीजियस फेस्टिवल, और ऑप्शन डी है एक कृषि उपकरण एंड एग्रीकल्चर टूल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक युवा गृह, ठीक है। ये एक प्रकार की यूथ डॉर्मेट्री है, ठीक है। यूथ डॉर्मेट्री ट्रेडिशनली किससे एसोसिएटेड है? मूरिया एंड मारिया गोंड से, जो गोंड जनजाति है जिसमें कि मूरिया एंड मारिया गोंड जनजाति से यहाँ पे ये रिलेटेड है, ठीक है। ये सोशल एंड एजुकेशनल हब है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में, ठीक है। सोशलाइजेशन में यहाँ पे जो ट्राइबल यूथ्स के सोशलाइजेशन में यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। एक युवा गृह है, क्या नाम है इसका? घोटुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है यहाँ पे, विच प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट advocated for the integration of tribes into Indian society? इस प्रमुख समाजशास्त्री ने जनजातियों के भारतीय समाज में एकीकरण का समर्थन किया है, ठीक है। भारतीय समाज में इंटीग्रेशन का यहाँ पे समर्थन किया है। वेरियर एल्विन, एन.के. बोस, ऑप्शन सी है यहाँ पे जी.एच. हट्टन, एंड ऑप्शन डी है डी.एन. मजुमदार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एन.के. बोस। एन.के. बोस का ये मानना था कि जो ट्राइब्स है उनको इंटीग्रेट होना चाहिए मेन स्ट्रीम के साथ, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि, मतलब जो एन.के. बोस चाहते थे कि जो ट्राइब्स है वो मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा है उनके साथ यहाँ पे उनका मिलना जुलना होना चाहिए, उनके साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, ना कि उन्हें आइसोलेट रखना चाहिए, ठीक है। एन.के. बोस नहीं चाहते थे कि ट्राइब्स को जो है अलग थलग आइसोलेट रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, झूमिंग खेती से क्या तात्पर्य? ठीक है, झूमिंग खेती जो होती है उससे आप क्या समझते हैं? तो झूमिंग खेती जो होती है एक प्रकार की परमानेंट एग्रीकल्चर है क्या, या एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर और ऑप्शन डी मत्स्य पालन, ठीक है। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है इंडिया के उसमें प्रैक्टिस की जाती है। इसमें पहले तो फॉरेस्ट को कट करते हैं, बर्न एंड क्लियर करते हैं सब चीजें वहां पे, और वहां पे फिर फार्मिंग होती है, फिर
लोकेशन जो है वो शिफ्ट कर ली जाती है, ठीक है। जब उसकी जो उपजाऊपन है मिट्टी का, अगर वो खत्म हो जाता है तो जो लोकेशन है खेती करने के लिए वो चेंज कर ली जाती है। ओके, सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 126। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? ओके, ऑप्शन है सामने प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है प्रेस्टाइज एंड स्टेटस, एंड ऑप्शन डी है पर्सनल चॉइसेस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल चॉइसेस। ओके, तो मैक्स वेबर ने यहाँ पे ट्राईपार्टाइट मॉडल दिया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ट्राईपार्टाइट मॉडल, जिसमें कि जो सोसाइटी है उसका स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशन से होता है, ठीक है। 3 पिलर बताए हैं उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के। पहला जो है क्लास है, ठीक है। दूसरा क्या है? पावर एंड स्टेटस, ठीक है। क्लास, यहाँ पे क्लास, पावर एंड स्टेटस, ठीक है। CPS, क्लास, पावर एंड स्टेटस, ये 3 पिलर बताए हैं सामाजिक स्तरीकरण के लिए, ठीक है, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टेटस इन सोशियोलॉजी? ठीक है, समाजशास्त्र में परिस्थिति का सटीक अर्थ क्या है? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर है समाज में व्यक्ति का पद या स्थान, ठीक है। स्टेटस यानी क्या होता है कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या रैंक है सोसाइटी में, ठीक है। पोजीशन और रैंक ऑफ ए पर्सन इन अ सोसाइटी, ठीक है। द स्पेसिफिक पोजीशन और रैंक एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन अ सोशल सिस्टम एट अ गिवन टाइम, किसी एक समय पे या किसी समय पे आपकी जो पोजीशन है समाज में उसे ही कहते हैं स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? स्टेटस का मीनिंग पूछा था, ठीक है, जो होता है पोजीशन और रैंक ऑफ ए पर्सन इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन अचीव्ड स्टेटस? ठीक है, अर्जित परिस्थिति का सर्वोत्तम उदाहरण हमसे यहाँ पे पूछा है, ठीक है। अचीव्ड स्टेटस, जो आप अचीव करते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको एलिमिनेट करना है कि जो आपको बाय बर्थ मिलता है उसे आपको हटाना है, जैसे कि कास्ट, जेंडर, डॉक्टर बनना और आयु। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो आपने अर्जित किया है। तो जो जब आप डॉक्टर बनते हैं तो ये आपने अर्जित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, बिकमिंग अ डॉक्टर। तो अचीव्ड स्टेटस क्या होता है फ्रेंड्स? कि ऐसी सोशल पोजीशन जो कि हम जन्म से नहीं एक्वायर्ड करते, ठीक है, जन्म से हमारे साथ नहीं होती है, बट हम अर्न करते हैं थ्रू पर्सनल मेरिट्स, एजुकेशन, स्किल एंड हार्ड वर्क, ठीक है। जो हम हमारे एजुकेशन के थ्रू, हमारी स्किल के थ्रू, हार्डवर्क के थ्रू जो हमें बाद में मिलती है उसे ही कहते हैं अर्जित परिस्थिति या अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे? अचीव्ड स्टेटस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ascribed स्टेटस? ठीक है, ascribed स्टेटस पदस्थ परिस्थिति के बारे में यहाँ पे पूछा है कि इससे आपका क्या आशय है, क्या होता है इसका मतलब? ascribed स्टेटस वह पद जो जन्म से प्राप्त होता है, ठीक है, वह पद जो चुनाव से प्राप्त होता है, वह पद जो शिक्षा से मिलता है, वह पद जो धन से खरीदा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ascribed स्टेटस हो जाएगा वह पद जो यहाँ पे बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। ascribed यानी बाय बर्थ। ओके ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोजिशनल विथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे पोजिशन अक्वायर्ड बाय बर्थ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पे है, when does the situation of role conflict arise in sociology? समाजशास्त्र में भूमिका संघर्ष की स्थिति कब उत्पन्न होती है?
ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। भूमिका संघर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। जब एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग भूमिकाओं की अपेक्षा आपस में टकराती है। ठीक है, जब क्या होता है कि जब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग भूमिकाएं जो है वो आपस में टकराती है, तो तब जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जब इंडिविजुअल एक ही साथ मल्टीपल सोशल पोजीशन को होल्ड करता है एंड द बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद देम इनहेरेंटली क्लैश। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ पुलिस ऑफिसर फोर्स टू अरेस्ट देयर ऑन रिलेटिव्स। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है, अब उसे अपने खुद के रिलेटिव्स का अरेस्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्लैश हो गया कि नहीं। एक प्रोफेशनल ड्यूटी है उसकी अरेस्ट करना, और एक दूसरा जो उसका यहाँ पे रोल है वो है उसका फैमिली ऑब्लिगेशन। एक तरफ तो उसकी फैमिली है और एक तरफ उसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डैश एंड वेयर इज सेक्स इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, डैश। ठीक है, हमें बताना है कि जो जेंडर है इसमें से कौन सा जो है सोशल और बायोलॉजिकल है। ठीक है, हमें बताना है क्या जेंडर सोशल है या बायोलॉजिकल है, और सेक्स सोशल है या बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर इज अ सोशल, सामाजिक होता है, और यहाँ पे बायोलॉजिकल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की। पितृसत्ता का मुख्य अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है रूल ऑफ वुमेन, ऑप्शन बी है मेल डोमिनेंस एंड फीमेल सबऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी है आपके सामने इक्वल राइट्स ऑफ पेरेंट्स, एंड ऑप्शन डी है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो पैट्रियार्की क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे पुरुषों का प्रभुत्व और महिलाओं का अधीनस्थ होना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 यहाँ पे है, 133 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद का मुख्य लक्ष्य यहाँ पे हमसे पूछा है। अपोजिंग मैन, क्या पुरुषों का विरोध करना, एंडिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिंगिंग इक्वालिटी, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, समानता लाना, गिविंग जॉब्स टू वुमेन ओनली, क्या सिर्फ महिलाओं को नौकरी देना, या ऑप्शन 4 विवाह संस्था को समाप्त करना, अबॉलिशिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो फ्रेंड, जब हम नारीवाद की बात करते हैं तो सिर्फ हम क्या क्या हम ऐसा बोलते हैं क्या कि विवाह संस्था को खत्म करना है, समाप्त करना है? नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। गिविंग जॉब्स टू वुमेन ओनली, सिर्फ महिलाओं को जॉब देना, तो ऐसा तो कहीं हमें नहीं देखने को मिलता है। या सिर्फ पुरुषों का विरोध कर रहे हैं, ये भी आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नारीवाद क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, लिंग आधारित भेदभाव, उसे हमें खत्म करना है और यहाँ पे समानता लानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 है यहाँ पे, इन विच ईयर वॉज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। क्या पूछा है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था इंडिया में, घरेलू हिंसा अधिनियम कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2006। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज ऑफिशियली पास बाय इंडियन पार्लियामेंट। पास कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। इट बट इट वाज effectively enforced and implemented across the country on October 26, 2006 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया इज रिटन बाय ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने इस बुक में डीप एनालिसिस किया है कास्ट सिस्टम का। ठीक है, इन्होंने
यहाँ पे बताया है कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है, डीप एनालिसिस किया है। इसकी बुक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास की बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क बुक यहाँ पे इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम एज क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन, जाति व्यवस्था की बंद स्तरीकरण के रूप में व्याख्या किसने की है, ठीक है, किसने कहा है कि जो जाति व्यवस्था है वो एक क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा J.H. हट्टन, ठीक है। J.H. हट्टन की बुक कौन सी है, कास्ट इन इंडिया, ठीक है। कास्ट इन इंडिया जो बुक है J.H. हट्टन की है, इसमें ये परिभाषित करते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है कंप्लीटली क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम है एक क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में यहाँ पे मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं, एक कास्ट से आप दूसरी कास्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे J.H. हट्टन ने कास्ट सिस्टम को क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन, बंद स्तरीकरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the report of the historic Mandal Commission primarily related to? ऐतिहासिक मंडल आयोग की रिपोर्ट मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है। मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वो यहाँ पे किससे संबंधित है, राइट आंसर है यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस से यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है, ओके। मंडल कमीशन के जो चेयरमैन थे वो है बीपी मंडल, ठीक है। कब स्टेबलाइज हुआ था मंडल कमीशन, 1979 में, ठीक है। इस कमीशन का टास्क था आइडेंटिफाई करना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। इंडिया में जितनी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उसे आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन, जो बहुत इन्होंने जो फेमस यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी वो थी कि 27% रिजर्वेशन देना, ओबीसी को यहाँ पे 27% रिजर्वेशन देना गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेंबरशिप इन अ क्लास विद इन अ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण में वर्ग क्लास की सदस्यता की प्रकृति कैसी है। क्लास, यहाँ पे क्लास के बारे में हमसे पूछा, ठीक है, तो मिडिल क्लास, अपर क्लास, ठीक है, जो हम क्लास देखते हैं, तो क्लास क्या जन्मजात या बंद होती है क्या। ऑप्शन बी है अचीव्ड एंड ओपन, ऑप्शन सी है यहाँ पे बेस्ड प्योरली ऑन रिलीजन, और ऑप्शन डी है अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय। तो क्लास कैसी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो बी है अचीव्ड एंड ओपन। क्लास यहाँ पे अर्जित की जाती है, ठीक है, बाय बर्थ नहीं होती है, और ओपन भी होती है क्योंकि हम एक क्लास से दूसरी क्लास में यहाँ पे जा सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये कास्ट का बिल्कुल अपोजिट होती है, कास्ट के बिल्कुल अपोजिट होती है, जाति के बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि जो जाति है वो एस्क्राइब्ड होती है, हमें जन्म से जो जाति मिली है वही होती है और क्लोज होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम, कास्ट जो है वो क्लोज है और क्लास जो है वो ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इंट्रोड्यूस द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलिट इन सोशियोलॉजी, शक्ति अभिजात, ठीक है, शक्ति अभिजात की प्रसिद्ध अवधारणा किसने प्रस्तुत की है समाजशास्त्र में, पावर एलिट के बारे में। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी राइट मिल्स, ठीक है। सी राइट मिल्स की जो बुक है द पावर एलिट कब पब्लिश हुई है, 1956 में सी राइट मिल्स की जो बुक है द पावर एलिट, उसमें बताते हैं दैट ट्रू पावर इन मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट ड्रामेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो अगर हम पावर की बात करें मॉडर्न सोसाइटी में तो ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इंस्टीड इट इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल एट वेरी टॉप। जैसे कि जो पावर है ना वो जो टॉप के कुछ लोग हैं उनके पास है, जैसे कि मिलिट्री, पॉलिटिक्स एंड कॉर्पोरेशंस के पास, ठीक है। जो पावर है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
किसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? सीराइट मिल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 140th नंबर का क्वेश्चन है, हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम? श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? व्हाइट कॉलर क्राइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फेमस कॉन्सेप्ट है। बताइए इसका आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? E.H. सदरलैंड। ठीक है, E.H. सदरलैंड ने यहाँ पे कॉइन किया है व्हाइट कॉलर क्राइम को। इन दिस टर्म, ये जो टर्म है क्यों यूज किया है? टू डिस्क्राइब फाइनेंशियली मोटिवेटेड नॉन वायलेंट क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स जिसका मोटिव क्या है? फाइनेंशियल गेन करना, और ये नॉन वायलेंट होते हैं। किसके द्वारा कमिट किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स ऑफ हाई सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, ऐसे लोग जो ऑलरेडी सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल है और उनका जो स्टेटस है वो भी हाई है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी हाई है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ देखा जाता है? कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट सोसाइटीज में हम देखते हैं इसको। ठीक है, ब्राइबरी लेना, टैक्स इवोजन, ठीक है, टैक्स इवेजन में भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन रिलेटेड टू? यहाँ पे जो विभेदक साहचर्य, जो डिफरेंशियल एसोसिएशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग क्राइम। ठीक है, अपराध सीखना। कैसे होता है यहाँ पे डिफरेंशियल एसोसिएशन? सबसे पहले अपराधियों के संपर्क में आता है एक व्यक्ति, उसके बाद वो व्यवहार को सीखता है और फिर आपराधिक आचरण को अपनाता है। ओके, सो जो डिफरेंशियल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एडविन सदरलैंड ने दिया है। ठीक है, डिफरेंशियल एसोसिएशन की थ्योरी यहाँ पे किसने दी है? एडविन सदरलैंड ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 142, according to Merton, what is the main cause of deviance? मर्टन के अनुसार विचलन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, अगर जो डेवियंस होता है सोसाइटी में तो उसका मुख्य कारण यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन है मेंटल इलनेस, ऑप्शन बी है इम्बैलेंस बिटवीन सोशल एंड गोल्स ऑफ मीन्स, ऑप्शन सी है बैड कंपनीज एंड ऑप्शन डी है पावर्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्बैलेंस बिटवीन सोशल गोल्स एंड मीन्स। ठीक है, सामाजिक लक्ष्यों और साधनों के बीच यहाँ पे असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है विचलन होता है। किसके अनुसार? मर्टन के अनुसार। ठीक है, आर के मर्टन, अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन स्ट्रेन थ्योरी, यहाँ पे आर के मर्टन का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेन थ्योरी का, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेवियंस occurs when society encourages individual to achieve culturally approved goals। ठीक है, ये जो डेवियंस है तब होता है जब सोसाइटी एनकरेज करती है इंडिविजुअल को कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स को अचीव करने के लिए, बट क्या होता है कि बट फेल्स टू प्रोवाइड इक्वल एंड लेजिटिमेट मीन्स। ठीक है, बट वो फेल हो जाती है इक्वल एंड लेजिटिमेट मीन्स प्रोवाइड करने के लिए, जो कि गोल को अचीव करने के लिए जो जरूरतें हैं वो नहीं प्रोवाइड कर पाती है। दिस स्ट्रक्चर इम्बैलेंस क्रिएट स्ट्रेन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डेविएंट बिहेवियर यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस, जो यहाँ पे ड्रामा है एशियन ड्रामा, प्रसिद्ध पुस्तक जो है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक एशियन ड्रामा? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे गुन्नार मिर्डल। ठीक है, एशियन ड्रामा जो है एक सेमिनल वर्क है बाय बाय नोबेल लॉटरेट इकोनॉमिक्स गुन्नार मिर्डल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म?
यहाँ पे सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत हमसे पूछा है, क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना। ऑप्शन बी है किसी संस्कृति को उसी के मूल्यों के आधार पर समझना। ऑप्शन सी है पश्चिमी संस्कृति के अनुसार पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करना, किसी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना। या ऑप्शन डी है सभी संस्कृति को मिला देना, सभी संस्कृति को कल्चर को मर्ज कर देना। तो कल्चर रिलेटिविज्म का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीनिंग ऑप्शन बी, किसी संस्कृति को उसी के मूल्यों के आधार पर समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अ कल्चर बेस्ड ऑन इट्स ऑन वैल्यू। ओके, अगर आप किसी कल्चर को समझ रहे हो तो आपको उसी की वैल्यूज के आधार पर उसको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 145 है, व्हाट इज डिफ्यूजनिज्म रिलेटेड टू? प्रसारवाद का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन बी है स्प्रेड ऑफ कल्चर एलिमेंट फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। ऑप्शन सी है डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर और ऑप्शन डी है स्टेबिलिटी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रेड ऑफ कल्चरल एलिमेंट फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। ठीक है, जब क्या होता है सामाजिक तत्वों का एक समाज से दूसरे समाज में फैलना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजनिज्म, प्रसारवाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी इन सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का सही अर्थ पूछा है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? गांव से शहर जाना, सामाजिक पद या स्थिति में परिवर्तन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और ऑप्शन डी है धार्मिक परिवर्तन। तो अगर हम जब सामाजिक गतिशीलता की बात कर रहे हैं तो सामाजिक पद में ही जो है यहाँ पे बदलाव आया होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक पद या स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं सोशल मोबिलिटी की तो यहाँ पे सोशल रैंक और स्टेटस में चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे इसकी सोशल पोजीशन थी, ये अपनी सोशल पोजीशन में अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो इसे कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी? इसमें इनमें से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का एक सटीक उदाहरण है? ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता के बारे में बताना है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर टू द सेम पोस्ट इन अनदर बैंक। ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में तो जा रहे हैं बट जो पद है वही है। ठीक है, उसी पद पे जो है आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो जब आप सेम पोजीशन में रहते हैं बट बस आपकी वो चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, पोजीशन और पोस्ट जो है सेम है बट आपकी प्लेस चेंज हुई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली चेंज हुई है, इसमें कोई भी यहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी नहीं हुई है, तो हम क्या कहेंगे? इसे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृताइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो एम.एन. श्रीनिवास ने बताया है संस्कृताइजेशन के बारे में, संस्कृतिकरण के बारे में, वो इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोजिशनल चेंज। ठीक है, यहाँ पे पोजिशनल चेंज हो रही है। एम.एन. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग संस्कृताइजेशन में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट होती है वो मूव अप, मतलब वो अपवर्ड मूव करती है लोकल हायरार्की से। ठीक है, कैसे मूव करती है? वो अडॉप्ट करती है हायर कास्ट के कस्टम्स को। ठीक है, जो लोअर कास्ट होती है हायर कास्ट के कस्टम्स को अडॉप्ट करके अपना के मूव करती है ऊपर की तरफ। दिस ओनली चेंजेस देयर स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द सिस्टम। इससे क्या होता है कि उनकी जो पोजीशन है उसमें चेंज होता है बट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कास्ट का, वो जैसा का वैसा रहता है। कास्ट सिस्टम में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ उनकी पोजीशन में चेंज होता है। ठीक है, संस्कृताइजेशन का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, पोजिशनल चेंज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 149, विच
थिंकर इज नॉट रिलेटेड टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, जो सोशल चेंज की जो उद्विकास का सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास का सिद्धांत है, तो कौन से थिंकर है जो इस सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है ऑसवाल्ड स्पेंगलर एंड ऑप्शन डी है एलएच मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑसवाल्ड स्पेंगलर। ठीक है, इवोल्यूशन मतलब उनको इवोल्यूशन या उद्विकास का सिद्धांत क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो एक इवॉल्व हो रही है। ठीक है, बट जो यहाँ पे स्पेंगलर है, स्पेंगलर क्या सिद्धांत देते हैं, कौन सी थ्योरी देते हैं यहाँ पे, साइक्लिक चक्रीय सिद्धांत देते हैं। ठीक है, कि सोसाइटी एक चक्रीय सिद्धांत की तरह यहाँ पे आगे बढ़ रही है। बट इवोल्यूशनरी में कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पे, अगस्त कॉम्ट आ जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर आ जाएंगे, एलिस मॉर्गन आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150 नंबर का। हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज। इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज पुस्तक के जो लेखक है किसे माना जाता है। ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है बी.के. नागल एंड ऑप्शन डी है डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी.के. नागल। ओके, बी.के. नागल जो है यहाँ पे बुक जो है इंडियन सोसाइटी एंड कंटिन्यूटी एंड चेंज के लेखक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हमने जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 का पेपर जो है यहाँ पे सॉल्व किया है। टोटल 5 क्लासेस में हमने यहाँ पे इसे डिस्कस किया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने जो पहले के 4 सेशन अगर नहीं देखे हैं इस पेपर से रिलेटेड, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं। और आगे आने वाले सेशन में हम ऐसे ही कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको भी सोशियोलॉजी एग्जाम्स की तैयारी करना है, नेट जेआरएफ, सोशियोलॉजी नेट, यूजीसी नेट या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की तैयारी करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप सेशन को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।